स्वागत करता हूं आज एक नई और एकदम फ्रेश कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनेंगे और समझेंगे ना, ये एक सीआरपीएफ यानी कि पुलिस में था और सीरियल किलर बन गया। और साथ में किलर ही नहीं तो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स, उनके कपड़े को चोरी करना और उसको पहनना, ये भी करता था। 90 के दशक में ना कर्नाटक में ना एक उमेश रेड्डी नामक का ऐसा एक व्यक्ति था। इस नाम से पूरे इलाके में ना हाहाकार मच गया था। जी हाँ, इसको काफी लोग जैक द रिपर भी बोलते हैं, जो एक लंदन का सबसे बड़ा सीरियल किलर था, जो पता ही नहीं चला कि वो हत्या करने के बाद वो दिखता कैसा है और अभी भी पुलिस के पहुंच से दूर था। ऐसे ही इसका नाम भी गिर गया था, जैक द रिपर। जी, आज हम इस रिपोर्ट, इस घटना और इसने किस तरह से हत्याएं की मासूम लोगों की, इसके बारे में समझेंगे और इसका दिमाग कैसे काम कर रहा था, इसके बारे में भी समझेंगे। शुरू कर। उमेश रेड्डी उर्फ राजूलू उर्फ रमेश उर्फ वेंकटेश, ऐसे अनगिनत उसने अपने नाम बताए। कर्नाटक में 1969 में चित्रदुर्ग जिले में उसका जन्म हुआ था। दोस्तों, उमेश की जो जिंदगी है ना, इसके बारे में इतना कुछ साफ साफ अभी तक तो पता नहीं किया गया है। लेकिन उसने ना एक सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी जो पहली पोस्टिंग थी ना, ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। और एक कमांडेड हाउस यानी कि जो कमांडर होता है उसके हाउस में ना गार्ड का नौकरी करता था। और सोचिए ना, उसी कमांडर के घर में उसके बेटी के साथ रेप करने का प्रयास किया उसने, और इसी के चलते उसकी पहली गिरफ्तारी हो गई। किसी किसी तरह से वो पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा और वो 1996 में वहां से भाग कर फिर कर्नाटका में आया। और वहां से उसने 1996 में एक डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व DAR, इसमें ना अपना फॉर्म भरा, भर्ती हुआ और उसको जॉब मिल गया उसमें। एक्चुअली कैसा था कि उसका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ था, इसलिए ये एक मिस्टेक हुआ DAR से। अगर रिपोर्ट की अगर हम समझते हैं इसके ऊपर ना, तो हमें रिपोर्ट से इतना सारा इसके बारे में पता चल रहा है कि ये जो उमेश रेड्डी था ना, अपना शिकार करने के लिए एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जाता था। बरोबर टाइमिंग 11 से 3 बजे के बीच में ही ना हर घर में ना नॉक नॉक करता। घर की जो औरत अकेली रहती है ना, उन्हीं के पास किसी न किसी बहाने से जाता, कभी पानी के, कभी एड्रेस पूछने के, और अलग अलग बहाना बनाने के। वो मतलब बोलते हैं ना, एकदम वेल प्लान के साथ निकलता था वो। इससे क्या होता था, वो देखता था कि घर पे एक गृहिणी अकेली है, और जैसे उसको मालूम पड़ता कि यहाँ पे कोई अकेली है, चाकू निकालता, चाकू की नोक पे उसके साथ क्या करता था, अत्याचार करता था। इतने से ही मन नहीं भरा तो उसकी हत्या भी कर देता था। और इतना ही नहीं, इसके बाद तो एकदम अलग ही घटना करता था वो। उनको मारने के बाद उनके जो अंडरगारमेंट्स, उसको चोरी कर लेता था। हालांकि ये सीआरपीएफ में भी था, यानी कि कैसा, ये पुलिस केस में भी काम कर चुका था, तो ये जानता है कि पुलिस कैसे काम करती है। क्योंकि इसलिए वो जल्दी हत्या किसी के चढ़ नहीं पाया था, क्योंकि वो जानता था ना पुलिस कैसे काम करती है, तो मैं क्या सबूत छोड़ूंगा या क्या नहीं छोड़ूंगा करके। इसलिए वो एकदम प्लानिंग के साथ जाता था। और सोचिए, वो जिस तरह से एकाएक हत्या करते जाता था ना, जैसे अधिकतर सीरियल किलर करते हैं, सेम वैसे ही। सबसे रोचक बात यही थी कि वो किसी के भी ना अंडरगारमेंट वहां पे नहीं छोड़ता। देखिए, सबसे अजीब वारदात को अंजाम दिया था सन 1996 में। नौकरी में लगने के जस्ट 4 महीने के ही भीतर उसने एक लड़की का रेप करने का प्रयास किया। वो लड़की स्कूल से घर जा रही थी और उमेश उसका पीछा कर रहा था। और जैसे जैसे उसके पीछे करते करते लड़की भागी आगे गई, ये भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। लड़की पांव फिसल कर गिर गई और ये तुरंत आया, उसके ऊपर रेप करने का प्रयास किया। लेकिन लड़की थोड़ी सी जाबाज थी, इसलिए उसने पत्थर लिया और उमेश के सिर पे दबोच के मार दिया और लड़की वहां से भाग गई। लेकिन इसके काफी दिन बाद, यानी कि साल उसी में 1996 में 6 दिसंबर में, उमेश ने एक अगली वारदात को एकदम फुल प्रूफ के साथ अंजाम दिया। उसने उसी मोहल्ले में
एक 16 साल की लड़की के साथ अत्याचार किया, उसको अपना एक शिकार बनाया। और इतना शिकार होने के बाद जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर में क्या था, ये रिपब्लिक डे था, और रिपब्लिक डे का परेड में वही लड़की वहां पे भी शामिल थी और उसने उसको पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ अत्याचार किया। तो पुलिस आई, उसको जॉब से निकाला, अरेस्ट किया गया। लेकिन ना, उमेश रेड्डी ये बहुत शातिर था। ये किसी भी तरह से ना पुलिस के चंगुल से ना भागने में ना बहुत कामयाब होता था। इसी दौरान में ना मार्च मार्च 1997 में एक कोर्ट का आदेश आया, उसके तहत उमेश को बेल्लारी जेल में ट्रांसफर किया गया। इसी दौरान उसने क्या किया, पुलिस को ऐसा चकमा दिया और वहां से फिर से भागने में कामयाब रहा और बैंगलोर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की जो वाइफ थी उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां से भी भागकर वो अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में और बड़ौदा में उसने 3 लड़कियों को अपना बहुत शिकार बनाया बेकार तरीके से। पुलिस ने उसको पकड़ा। 7 जुलाई 1997 में उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के सामने ना एक अजीब और गरीब कंप्लेंट्स आए, और ये कंप्लेंट्स क्या था कि काफी महिला और लड़कियों ने ना एक कंप्लेंट डाला था कि हमने हमारे अंडरगारमेंट्स को सुखाने डाला था, वहां से चोरी हो गए। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जब तहकीकात की तो उन्होंने रमेश को रंगे हाथ पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली। तो उसने घर पे देखा गया कि पूरा एक गट्ठे में भर के विमेन्स के अंडरगारमेंट्स थे। उमेश वहां से भी पुलिस के हाथ से ना भाग निकला। पुलिस की इस लापरवाही को ना क्या कहा जाए। पुलिस ने अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए इस बात को दबा दिया था कि मीडिया में ना आए। लेकिन उमेश के जो पिताजी हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला, तब जाकर उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया और रमेश को एक लुकआउट नोटिस जारी किया। अब देखिए ना, उमेश को जितनी बार भी पुलिस पकड़ती वो भागने में कामयाब होता। जब भी उसको पकड़ती वो भागने में कामयाबी हो जाता। अभी ये 28 फरवरी 1998 1998 की है, जब रेड्डी ने ना एक पीनिया में 37 वर्षीय विधवा औरत जयश्री मराड़ी सुबैया उसके साथ अत्याचार किया, और इतना ही नहीं तो उसकी हत्या भी कर दी। और पुलिस ने जब इसके ऊपर तहकीकात की तो पता चला उनको कि ना इसके शव के साथ में, मतलब जो मर चुकी थी वे, तो उसके साथ भी ना काफी दफा अत्याचार किया गया है। जब उसके 8 साल के बेटे को पूछताछ किया तो उसके बेटे ने कहा कि मैं जब स्कूल से आया तब मेरी मम्मी को खिड़की में बांध कर रखा हुआ था, और एक अंकल आए घर में, उन्होंने बोला कि तुम्हारे मम्मी के आंग में आत्मा घुस गई थी, तो उसको निकालने के लिए मैंने ग्रिल से बांधा हुआ है, और मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने, और वो आदमी भाग गया वहां से। ये वारदात से पूरा कर्नाटक पूरी तरह से हिल गया। इस वारदात के कुछ ही दिन बाद उमेश ने एक और औरत को रेप करने की कोशिश में, मतलब अब फिर से वो वही काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, उस औरत ने इतना हल्ला मचा दिया कि उमेश डर गए, और डर के मारे भागने के लिए पहले मंजिल से ही जंप लगा लिया उसने, और पहले मंजिल से जंप लगाने के चक्कर में उसका पांव मुड़ गया और वो सबके पकड़ में आ गया। लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जिस तरह से होता है, 1999 में उमेश फिर से एक बार पुलिस के हाथों से भागने में सफल रहा। इसके बाद साल 2002 का एक केस है, पुलिस ने उसको फिर से गिरफ्तार किया और उसको बेल्लारू से बंगलुरु लेके जाने लग गए। अब वहां पे उसने क्या किया कि जो पुलिस कर्मी थे, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मतलब उसने जितने भी अपने साथ बैठे हुए लोग थे उनको खाने में कुछ तो खिलाया, मतलब अंदर कुछ डाला नहीं, और जैसे कि उनको चिकन, शराब, ये वो सब दिया ढाबे में, और बोला कि मेरी हथकड़ी खोलो, मैं पेशाब करके आता हूँ, और फिर से भाग गया। और भागने के बाद
वो उमेश पुणे में चला गया और पुणे में वहां पे भी 3 लड़कियों का उसने अत्याचार किया और वहां पर भी उसने वारदात को अंजाम दिया। अब ये उसकी अगली वारदात है। 17 मई 2002 को उमेश एक बार फिर पुलिस के हाथ लग गया। उस दिन उमेश एक ट्रेन पकड़कर बंगलुरु की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखा और सवेरे के 8 साढ़े 8 के समय हो रहा होगा, सैलून चला गया बाल काटने के लिए। और बाल काटने के लिए जैसे ही वो बैठ गया, इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ना अखबार में उसकी तस्वीर देखी और उसने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को कॉल लगा। इसी बीच उमेश जैसे सैलून से बाहर निकला, रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते जा ही रहा था, पुलिस ने फटाक से उसको गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन में जब उसे उमेश का सामान खंगाला, तब वहां से पुलिस को औरत के मतलब उसके बैग में ना इतने सारे अंडरगारमेंट्स, जैसे कि ना आप समझिए उसके अंदर ना जितने कपड़े थे उसमें से 18 जोड़ी पैंटी थे, 10 ब्रा थे, 8 चूड़ीदार, 6 साड़ियाँ, 4 ब्लाउज, 2 नाइटी। और इतना ही नहीं तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि नहीं ये एक क्रॉस ड्रेसर्स है। क्रॉस ड्रेसर्स मतलब जो मेल होते हैं और लड़कियों के कपड़े पहनने में इंटरेस्टिंग रहते हैं। उमेश इसके ऊपर ना 18 महिलाओं का हत्या का इल्जाम लगा था, लेकिन अभी तक कोर्ट में ना 9 मामलों में उसको सजा मिल गया है। बाकी मामले में पुलिस को मतलब सबूत नहीं मिले, काम चल ही रहा है इसके ऊपर। और 26 अक्टूबर 2006 में बेंगलोर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दी और ये सजा अभी भी बरकरार है। और जब उसे पूछताछ किया गया तो उमेश कहता था कि मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझको पैसे जमा करने थे, इसलिए मैं इस अंजाम को मतलब वारदात करता था। हालांकि वहां पर बोला गया था कोर्ट में कि अ, इसको अपने जो भी कार्य किए हैं ना हत्या है, इसमें कोई इसको ये नहीं है, किसी पे रहम नहीं है और पछतावा भी नहीं है, तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, कहना चाहता हूँ ना कि सबसे पहला मेरा आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे सजेशन करिए। बस मैं इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उमेश रेड्डी ये एक काफी शातिर है। सोचिए अगर वो पुलिस के गिरफ्त से ना चार चार से अधिकतर समय पुलिस के हाथों से वो भागने में कामयाब रहा, और न केवल कामयाब रहा, नॉर्मल कोई भी अगर मर्डरिस्ट होता है ना, वो एक दो हत्या करने के बाद में अपना पेशा बदलता है, इलाका छोड़ देता है, या तो अपने आप को कोशिश करता है कि ना ऐसी घटनाओं को वापिस ना करे और पुलिस के हत्थे ना चढ़े। परंतु ये उमेश रेड्डी एक सीरियल किलर था, ये जानता था पुलिस की तौर तरीके, इसलिए ये बार बार उसी अंजाम को, वारदातों को, सेम वही टेक्निक को यूज करता और वैसे ही कार्य करता, इसलिए उसने इतनी सारी फीमेल्स की हत्याओं को अंजाम दिया। तो ये शातिर लोग हमारे समाज में हैं। मैं चाहता हूं कि ना आप भी सतर्क और सावधान रहे। और मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि ना इस वीडियो को अगर आपने देखा यहाँ तक, तो एक कृपया करके ना एक सजेशन दे दीजिए कि मैं अगली बार इस वीडियो को किस तरह से पेश करूँ आपके सामने। थैंक यू। जय हिंद।